गुड मॉर्निंग मिशु। बेटे हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग कल लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर। तो आज इसी को एलिब्रेट करते हैं और इसके बाद प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज हम पढ़ेंगे, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्शन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर। तो मैं आप लोगों से बता रहा था बेटा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटरकनेक्शन, मतलब दूसरे देश की कंपनी को भी इंडिया में आकर के अपने प्रोडक्शन यूनिट को एस्टेब्लिश करने का अधिकार है। और अधिकार नहीं, परमिशन। दैट इज नॉट राइट, दैट इज परमिशन। फॉरेन कंट्रीज, प्रोड्यूसर ऑफ फॉरेन कंट्रीज आर आल्सो permitted to India to produce production or to participate in the production of India in production different materials in India also. तो इस वजह से a lot of company, a lot of industries were started to come to India. I have explained to it that a lot of industries started to come to India for the production purpose. तो उनमें से ढेर सारी कंपनियां आई भी, और जो कंपनियां आई तो उसका इफेक्ट बेटे यहाँ की लोकल कंपनी के ऊपर पड़ा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि जैसे इनिशियली में जब भारत 1992 के हम रेस्पेक्ट में लेकर के चलते हैं, क्योंकि 1992 में लिबरलाइजेशन इम्प्लीमेंट किया गया था। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द लॉ। जो रिजिडनेस थी बच्चों, मैंने आप लोगों को ये पहले बता रखा था कि एक टेंडेंसी थी इंडिया के लोगों के अंदर, एक डर था इंडिया के लोगों के अंदर कि हम फॉरेन इंडस्ट्रीज को इंडिया में ट्रेड करने के लिए अलाउड नहीं कर सकते। और उसका रीजन था कि बहुत पहले से 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसे ही ट्रेड करने के लिए इंडिया आई थी। यू नो दैट इन 1612 में क्या नाम से सर टॉमस रो को परमिशन मिलता है कि आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं बाय द जहांगीर के थ्रू। तो जहांगीर जब आया था बेटे, तो जहांगीर जो आया था वो महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का लेटर लेके आया था, और जो कि अकबर के नाम था। बट लेकिन उनको क्या पता था कि तब तक अकबर खत्म हो चुके थे, 1605 में अकबर खत्म हो चुके थे, और इंडिया का जो सेंट्रल रूरल बन चुका था वो जहांगीर बन चुका था। तो लेकिन क्योंकि उस समय सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी, बहुत डिफिकल्ट होता था, एक जगह की दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचने में सालों लग जाता था। बट टुडे सिनेरियो वी आर सीइंग दैट कुछ भी घटना होती है तो तुरंत विद इन सम सेकेंड या सम मिनट के अंदर ही वो हम सारे पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि दिस पर्टिकुलर चीज हैपेंड। बट जो सर टॉमस रो आया था वो अकबर के नाम का लेटर लेकर आया था, लेकिन जहांगीर के दरबार में। उस समय अकबर, उस समय तक 1605 में आप लोग जानते हो कि अकबर की डेथ हो गई थी। तो मेरे कहने का मतलब है लोगों के अंदर एक फियर था, लोगों के अंदर एक डर था कि फिर फॉरेन कंपनीज को इंडिया में अलाउड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर आएंगी तो फिर वैसी सिचुएशन कर देंगी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था, और धीरे धीरे करके भारत को अपने गुलाम उन्होंने बना लिया था। इस बारे में हम और लिबरलाइजेशन लॉ में पढ़ेंगे। अभी हम आपको इतना समझा रहे थे कि जब फॉरेन कंट्री की प्रोडक्शन यूनिट, तो देखो बेटा जो विदेशी कंपनी आती हैं, जब ऐसी कंपनी जब दूसरे देश में ट्रेड करने के लिए जाती है तो नो डाउट वो अपने देश की वेल एस्टेब्लिश, वेल फाइनेंस्ड एंड वेल टेक्नोलॉजी से फुल इंडस्ट्रीज होती है। जिस इंडस्ट्री का बिजनेस बेटे कई देशों में फैलता है वो नॉर्मल इंडस्ट्रीज नहीं होती, दैट इज नॉट नॉर्मल इंडस्ट्री। इट्स श्योर दैट इट्स बिजनेस इज स्प्रेड ऑल ओवर द मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में। अगर वो फैलाती है ज्यादा देशों में फैलाती है तो इट्स श्योर कि उस कंपनी के पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, और दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट से उसके पास वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी होगी, क्योंकि वो कई देशों में अपने बिजनेस को फैला रही, कई देशों की टेक्नोलॉजी को उसने समेट रखा, और कई देशों की टेक्नोलॉजी को देशों को जाकर उसने क्या कहते हैं अफेक्टेड किया। तो 1992 की बात करें तो उस समय इंडिया के इंडस्ट्रियलाइज इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। तो उसका असर ये था बच्चों की जब फॉरेन कंपनीज आ रही थी तो वो इंडिया के जो प्रोडक्शन थे, इंडिया के जो प्रोडक्ट थे, उनको वो क्या कहते हैं उनको वो मार्केट से एलिमिनेट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नींबू पानी था, मान लो उसमें नींबू पानी कुल्हड़ में दिया जाता था ठंडा के लिए, और जब थम्सअप आ गया, कोको कोला गया, सब फॉरेन कंपनीज है, जब ये आएंगी बेटा तो नींबू पानी को तो एलिमिनेट कर ही देंगे, और जो बंदा ये नींबू पानी पिला रहा है उसका रोजगार तो छीन ही लेंगी। वी आर सीइंग, आई एम गिविंग जस्ट एग्जांपल, डोंट टेक इट मतलब आप इसे मतलब सिर्फ समझने के लिए यूज करिएगा कि हम सपोज दैट एक बंदा क्या कहते हैं नींबू पानी की दुकान चला रहा है, और क्या कहते हैं फॉरेन और वो दुकान उसकी चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, लोग
नो अदर ऑप्शंस नहीं है तो लोग उसे यूज कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही विल गेट द ऑप्शन, उसे थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, स्प्राइट के और ब्रांड मिलना शुरू हो जाएंगे, तो इट श्योर है कि वो नींबू पानी को प्रियोरिटी, बहुत कम ही लोग हैं जो कि बहुत ही नेशनलिस्ट टाइप के लोग हैं, दे विल गिव प्रियोरिटी। अदर मोस्ट ऑफ पीपल उसे ख़त्म कर देंगे, पीना नहीं पीना पसंद करेंगे। रिजल्ट जो नींबू पानी में काम करने वाले लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब यही इफेक्ट, फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि जैसे आपको सिगरेट का एग्जांपल दिया, या मैं कोई भी एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर ऐसा होगा तो नो डाउट है क्या होगा कि जो वहाँ की जो कंपनीज होंगी, वो कंपनी की या वहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर होंगे, जो लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर होंगे, जैसे नींबू पानी लोग अपने घर से पानी लेकर के ठंडा बर्फ मिला करके नींबू उसमें डाल करके लोगों को पिलाते थे, बट अब लोग उसे पीना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अब एक तो लोग सिक्योरिटी पर पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैक वाटर है, पैक चीज़ है, उसे पीना पसंद करेंगे, और दूसरी जगह पर थम्स अप, कोको कोला को प्रायोरिटी देंगे। तो रिजल्ट क्या होगा कि जो नींबू पानी के मालिक हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, या जो काम कर रहे थे अपने उसमें रख करके, उन पर उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और दे विल बिकम अनएम्प्लॉयड। तो दिस इज माय पर्पस दैट कि दिस इज द इफेक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर। और एक बात बता दूँगा, ये वो उन कंट्रीज के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है जिन कंट्रीज की इकोनॉमिकल या टेक्नोलॉजिकल अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ, वहाँ के मार्केट में आकर के पूरी तरीके से विदेशी मार्केट आकर के छा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूँ कि आज के 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, 40 साल पहले जो बच्चे खेलते थे वो मिट्टी के खिलौने से खेलते थे, और जो हमारा कुम्हार होता था वो क्या नाम से मिट्टी के खिलौने बनाता था, या लकड़ी के खिलौने हमारा क्या कहते हैं कारपेंटर बनाता था, और उससे वो लोग खेलते थे, उनको तभी भी वही एंजॉय आता था। लेकिन जैसे चाइनीज मार्केट इंडिया में अलाउड हुआ और पूरे इंडिया का मार्केट टॉयज से, चाइनीज टॉयज से भर गया, और अब बच्चे दे नेवर लाइक टू प्ले दोज मटेरियल्स, दे नाउ स्टार्टेड टू प्ले लाइक वीडियो गेम्स लाइक कार्स विच इज रिमोट कार, जो रिमोट से चलते हैं, सच वे उससे खेलना स्टार्ट कर दिए, और इनकी कीमत भी अप्रॉक्स उसी के बराबर है। तो रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले प्रोड्यूसर थे और मिट्टी खिलौने बनाने वाले प्रोड्यूसर थे, या जो हमारे क्या कहते हैं लकड़ी के बनाने वाले खिलौने के जो मतलब प्रोड्यूसर थे, वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा और उनकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हुई। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन का असर बेटे लोकल इकोनॉमी पे पड़ता है, और खासकर उन कंट्रीज में जिनका डेवलपमेंट अभी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलाइज हम उतने ही क्या कहते हैं वेल एस्टेब्लिश नहीं हुए जितने की क्या कहते हैं होने चाहिए, जितना उस कंपनी, फॉरेन कंपनी को कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि इंडियन कंपनी अगर जाकर के अमेरिका में एस्टेब्लिश होती है, तो क्योंकि अमेरिका की हर कंपनी और हर बंदा एडवांस है, तो वो हमें कंप्लीट करेगा, और हो सकता है हम लॉस में चले जाएं, हम लॉस में जाएंगे क्योंकि हम उन्हें नहीं कंप्लीट कर पाएंगे जाकर के वहाँ। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो हम लॉस में गए। लेकिन जब कोई कंपनी गरीब देश में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश करती है, तो वहाँ उसका ऑप्शन नहीं होता है, वो कंपनी उसको कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है बेटा कि वहाँ का लोकल जो प्रोडक्शन होता है वो अफेक्टेड हो जाता है, वो एलिमिनेट हो जाता है, वो खत्म होने की पोजीशन पे आ जाता है, या बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो मैं इस सेक्शन में आगे बढ़ाऊंगा कि इस सिचुएशन में सरकार बेटे उस पर कोशिश करती है, और सरकार कोशिश करती है कि इस फॉरेन एफडीआई को मैनेज करके रखा जाए, बैलेंस करके रखा जाए। और बैलेंस करने के लिए सरकार तब कुछ कोशिश करती है, लाइक सरकार बेटे उन फॉरेन प्रोडक्ट में ज़्यादा टैक्सेस लगा देती है, ताकि वो कंपेरेटिवली, जब टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो कंपनी अपना उसकी जो मतलब उसमें जो इन्वेस्ट करेगी वो लेगी, सम प्रॉफिट भी लेगी, और वो टैक्सेस विच कंपनीज पेइंग टू द गवर्नमेंट वो भी तो उसमें इंक्लूड करेगी। और रिजल्ट क्या होगा कि वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, और जब महंगा हो जाएगा तो उसको लोग सस्ते के लिए खरीदना स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर सिगरेट पे ज़्यादा हमने टैक्सेस लगा दिया, सिगरेट की कीमत महंगी हो गई, बीड़ी की कीमत सस्ती है, तो जो गरीब टाइप के लोग हैं वो बीड़ी पियेंगे, जो अमीर टाइप के लोग हैं वो सिगरेट पियेंगे। तो बेसिक मेरे कहने का मतलब है कि तब सरकार फेयर ग्लोबलाइजेशन करने के लिए कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर एलिमिनेट ना हो, उनकी भी रोजी रोटी चले, और हमारे पास हमारे देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमारे देश में फॉरेन कंपनीज आए, हमारे देश में जो हम लोग फालतू में रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते हैं उसको कंट्रोल करें, फॉरेन कंपनीज को आकर के यहाँ इंडिया में एस्टेब्लिश करा करके यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करें, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाएं, यहाँ के लोगों का लाइफ लेवल को, लाइफ स्टेटस को इम्प्रूव करें। इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए हम लोग क्या नाम से बच्चों
क्या नाम से हमारी सरकार जो होती है वो उन कंपनीज के ऊपर हैवी टैक्सेस लगा करके ज़्यादा टैक्सेस कंपेरेटिवली देश के कंपनीज के ऊपर कम टैक्सेस और वहाँ कंपनीज के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस लगा करके उससे मार्केट को बैलेंस करने की कोशिश करती है, ताकि एक टेक्नोलॉजिकल या बेटर है तो उसको उसकी कीमत बेटर कर दी जाए, और एक टेक्नोलॉजिकल पीछे है तो उसकी कीमत डाउन कर दी जाए। तो दोनों के बायर्स मिलेंगे, दोनों खरीदार मिलेंगे और दोनों कंपनीज अपने आप को मेंटेन करेंगी। यही रीजन है बच्चों कि आप अगर फॉरेन कंपनी की गाड़ी लेते हैं तो महंगी मिलती है। फॉर एग्जांपल आप बजाज की गाड़ी लेते हैं तो कंपेरेटिवली सस्ती है, रेदर देन द आप होंडा की गाड़ी वही लेवल की गाड़ी लीजिए, उसी फीचर्स की लीजिए, उसी वेट की लीजिए, तो आपकी जो फॉरेन कंपनी वाली इंडस्ट्री है वो कंपेरेटिवली महंगी होगी। समझ आए बच्चों? तो ये आपका वो वीडियो है। कुछ लोगों ने मुझसे कंप्लेंट किया कि सर सेकंड वीडियो थोड़ा बहुत अच्छे से नहीं आया, तो मैंने कहा मैं अगले वीडियो में इसे एलेबोरेट कर दूंगा और आप लोग इससे अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बेटा दिस इज द इफेक्ट ऑफ द फॉरेन मटेरियल ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर। और खासकर ये बेटा नेगेटिव इम्पैक्ट उन कंट्रीज के ऊपर पड़ता है जिन कंट्रीज का फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम हुआ है। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी आती है तो वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देगी। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की कोई कंपनी अगर चाइना में जाती है या अमेरिका में जाती है तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगी, वो तो और लॉस में चली जाएगी, क्योंकि वो वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ के क्या कहते हैं वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्शंस का कंप्लीट करना उसके लिए काफ़ी डिफिकल्टी होती है। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री की। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा रहे हैं। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, क्या बच्चों? प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री। ओके बच्चों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।